हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 71 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया है पहले वाले सेशन में कि इसमें 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, उसके बाद बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो के एंड तक बने रहा करिए। आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस टेस्ट पेपर के माध्यम से। आपको एंशिएंट हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, एग्जाम में किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछता है। जब आप अपना एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करोगे अपने नोट्स के माध्यम से या जो भी बुक पढ़ते हो आप, तो आपको ये सारे कंटेंट ध्यान आएंगे। आपको एक सही दिशा मिलेगी कि आपको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना राजराज प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम की सहायता से की। दूसरा कथन कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सफल नौसैनिक अभियान की स्मृति में गंगईकोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य की स्थापना जो है राजराज प्रथम ने नहीं की थी बल्कि विजयालय द्वारा की गई थी। ठीक है, किसने किया था भाई चोल साम्राज्य की स्थापना? तो विजयालय ने किया था। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और राजेंद्र प्रथम ने, दूसरा कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी। इसमें कारण बता रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सफल सैनिक अभियान की याद में इन्होंने गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी। तो ये गलत है। इन्होंने गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना तो की थी, लेकिन इसमें जो ये कारण दिया हुआ है ये गलत है। इन्होंने स्थापना की थी, पाल राजा थे जिनका नाम था महिपाल। इन्होंने महिपाल को, यानी राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश के राजा महिपाल को पराजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में या इसी के स्मृति में इन्होंने गंगईकोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की थी। दूसरा भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चौक और त्रिभंग लयात्मक तकनीकें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग आर्ट एंड कल्चर में शास्त्रीय नृत्य पढ़े होंगे। ठीक है, तो चौक और त्रिभंग ये जो लयात्मक तकनीकें हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ये ओडिसी नृत्य में ये जो चौक और त्रिभंग जो तकनीक है प्रयोग की जाती है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी स्थल दिया है और नदी दी है कि कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी स्थल में देखें तो लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यानी इसका क्रम क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मगन जिसका हड़प्पा क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेसोपोटामिया अभिलेख में एक नाम मिलता है मगन। ठीक है, जिसका हड़प्पाई क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध होता था। तो ये मगन जो है वर्तमान में किससे संबंधित है। बहरीन को मगन कहा जाता था उस टाइम, या ओमान को मगन कहा जाता था, या सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था, या मलेशिया को। तो दोस्तों मगन जो है किसको कहा जाता था। तो मगन कहा जाता था ओमान को। ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता था, ओमान को। बहरीन को दिलमुन कहा जाता था उस टाइम। दिलमुन, एग्जाम में पूछ दे दिलमुन तो दिलमुन से ध्यान रखिएगा, बहरीन। ओके, सिंधु घाटी को मेलुहा कहा जाता था। ठीक है, मेलुहा मेसोपोटामिया के अभिलेख मेलुहा शब्द मिलता है कि मेलुहा से व्यापार होता था। तो किसके संदर्भ में बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी के संदर्भ में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और दिलमुन जो है बहरीन के लिए और मगन जो है ओमान के लिए। ओके,
दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ताम्रपाषाण स्थल दिया है और राज्य दिया हुआ है। आहड़, कैथा, दायमाबाद, नवदा टोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ रहे होंगे अपना नोट्स तो उसको बार बार रिवाइज किया करिए। यहाँ से आप बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि स्पेशली कि कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। एग्जाम में जब दे देता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है कि ईजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो आप एकदम रट लीजिए, ये सब चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आहड़ जो है, आहड़ ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है ये राजस्थान में है, तो ये तो सही सुमेलित है पहला वाला। कैथा जो है, कैथा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, तो तीसरा भी सही सुमेलित है। चौथा दिया है नवदा टोली, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है मेरे बच्चे, आंध्र प्रदेश में नहीं है। फिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ये जो नवदा टोली ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ये मध्य प्रदेश में है। चौथा गलत है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मुहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके साथ जुड़ी है? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, पशुपति मुहर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है कि 3 सिर और सींग वाला एक पुरुष देवता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रखकर योग मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी कि पालथी मारे हुए बैठा हुआ है। जो पशुपति मुहर आप लोग देखेंगे, ओके, गूगल पे सर्च करके आप पशुपति मुहर देख लीजिएगा, तो एक ये जो है पालथी मारे हुए बैठा हुआ है, इस तरह से ये मुहर है और ये इतना टूटा हुआ है, आधा पोर्शन थोड़ा टूटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि 4 पशुओं और 2 हिरण से घिरा हुआ है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। 4 पशु और नीचे के साइड 2 हिरण आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पशुओं में आपको गैंडा, हाथी, बाघ देखने को मिलेगा। चौथा है प्रत्येक हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किया हुआ है। देखो मुहर में कहीं भी त्रिशूल और डमरू नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा। ओके, अगर आपको सिर्फ चौथा वाला पता होता है कि ये तो गलत है तो इजीली आप आंसर कर लेते, स्मार्टली आप आंसर कर लेते, चौथा एलिमिनेट कर देते। सभी में एलिमिनेट हो जा रहा है केवल ऑप्शन ए को छोड़कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, महाजनपदों की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि नगर महाजनपदों के सामाजिक राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। नगर महाजनपद, नगर जो है महाजनपदों के सामाजिक राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। बी कह रहा है कि कुछ महाजनपदों में स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र थे, जबकि अन्य कृषकों द्वारा गठित सहायक सेना पर निर्भर थे। सी कह रहा है कि प्रत्येक महाजनपद राजा के प्राधिकार में आहत सिक्के जारी करता था। डी कह रहा है कि सभी महाजनपद अपने क्षेत्रों में एक समान प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाए रखता था। तो देखो इसमें आपका आंसर होगा महाजनपदों के संदर्भ में ऑप्शन बी, कि कुछ महाजनपदों में स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र थे, जबकि अन्य कृषकों द्वारा गठित सहायक सेना पर निर्भर थे। ठीक है, बाकी सभी में स्टेटमेंट में गलतियां हैं, तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विचारक दिया हुआ है, दर्शन दिया हुआ है। ओके, महावीर स्वामी के संदर्भ में दिया है कठोर तपस्या और त्याग में विश्वास। तो आप लोग को पता होगा कि महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म में आप लोग को पता है कि जैन धर्म जो है कठोर तपस्या को बढ़ावा देता है। जैसे कि आपको पता है कि उसमें क्या होता है, संलेखना विधि, अन्न जल सब कुछ त्याग करके इंसान जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनी जान त्याग देता है। तो ये जो जैन धर्म है बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करते थे जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है बुद्ध, ये आध्यात्मिक चिंतन का खंडन करता है, तो ये दूसरा सही है। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध मध्यम मार्गीय इंसान थे। उन्होंने ना बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या को बल दिया, ना ही बहुत सुख वाली जीवन को बल दिया। उन्होंने एक सामान्य जीवन यानी मध्यम मार्गी को अपनाया था। तो इन्होंने आध्यात्मिक चिंतन का खंडन किया था, तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है मक्खली गोसाल, तो इसमें कह रहा है न जो भाग्य नियति में विश्वास करते थे और स्वेच्छा को नकारते थे, तो यहाँ तीसरा भी सही है। मक्खली गोसाल कहते थे भाई खाओ पियो और मस्त रहो, नियति में जो होना है हमारे साथ वो पहले से लिखा हुआ है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नियति में ये विश्वास करते थे, यानी नियति में विश्वास मतलब सब कुछ जो हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। और स्वेच्छा को ये नकारते थे। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चार्वाक दर्शन का सर्वाधिक सटीक वर्णन करता है? ओके, तो चार्वाक का सर्वाधिक सटीक वर्णन करता है तो मक्खिली गोसाल, आपको पता होगा कि इन्होंने जो है कहा कि इन्होंने मरणोपरांत जीवन का खंडन किया और आत्मा की अस्वीकृति। बहुत सारे मतलब ऐसा होता है कि मान्यता है कि मृत्यु के बाद हम जैसा काम करते हैं इस जन्म में, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें नरक में जगह मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में हमें अगले जन्म में अपने इस कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो ये जो है मक्खिली गोसाल या चार्वाक दर्शन जो है इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, मरने के बाद की जीवन का खंडन करता था। ठीक है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के विघटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि गुप्तचर व्यवस्था सहित प्रशासनिक तंत्र के अप्रभावी होने से दूरस्थ प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण कमजोर हो गया। दूसरा कह रहा है कि विशाल स्थायी सेना बनाए रखने के आर्थिक बोझ से साम्राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है? देखो, गुप्तचर व्यवस्था सहित प्रशासनिक तंत्र के अप्रभावी होने से दूरस्थ प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण कमजोर हो गया, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, तो इसमें से ये एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि जो गुप्तचर व्यवस्था थी और खास करके उनका जो पूरा का पूरा जो प्रशासनिक तंत्र था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, क्योंकि बाद के जो शासक थे वो इतने योग्य नहीं थे कि प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाए रखें, अपना जो गुप्तचर व्यवस्था है उसको प्रॉपर मेंटेन रखें। इस वजह से एक ये कारण था मौर्य साम्राज्य के विघटन का। दूसरा ये था कि विशाल स्थायी सेना बनाए रखने के लिए आर्थिक बोझ से साम्राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा विशाल सेना रखे हुए थे और भाई अगर सेना बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती कर रहे हैं तो आपको सैलरी भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक कारण ये भी था कि आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे तो सोचोगे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, इसके लिए हम कहाँ से पढ़ें। तो मैंने मैराथन क्लास लिया है एंशिएंट हिस्ट्री का। आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमारी मैराथन क्लास देख लीजिए, 7 घंटे की क्लास है। इसमें मैंने बहुत डिटेल में और बहुत जल्दी मैंने अच्छे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कवर किए हैं और एकदम स्टार्टिंग से लेकर के पाषाण काल से लेकर के मैंने गुप्तोत्तर काल, उसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास को भी उसमें पढ़ाया है। तो डिक्टो सेम टू सेम आपको स्टेटमेंट दिख जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो नोट्स बनाया था एंशिएंट हिस्ट्री का, मैंने खुद नोट्स बनाया और ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से छाप दिया है। मैंने इस नोट्स को बनाने के लिए आर्य शर्मा की मैंने बुक लिया था, उसको पढ़ा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों को ध्यान में रख करके। इसके साथ मैंने स्टैंडर्ड्स कुछ बुक्स भी फॉलो किए थे, एक्स्ट्रा बुक्स इंस्टीट्यूट के कुछ बुक्स फॉलो किए थे। तो मैंने बहुत सारे जगह से कंटेंट को तैयार किया, तो आप लोग वहाँ ज़रूर पढ़िएगा। जब आप एक बार पढ़ लेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास देख लेंगे, यूट्यूब पर पढ़ी हुई है, यूट्यूब पे पढ़िए, आप देख सकते हैं। बार कई बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत भारत में इंडो यूनानी प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इंडो यूनानी शासकों ने भारतीय धार्मिक परिदृश्य को आत्मसात किया, जैसा कि मेनांडर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से स्पष्ट होता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बैक्ट्रिया से प्राप्त इंडो यूनानी लेखों में केवल सैन्य घटनाओं का उल्लेख है और धार्मिक आदान प्रदान का कोई उल्लेख नहीं है। तो देखो भाई, ये दोनों जो स्टेटमेंट है एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। पहला तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडो यूनानी शासकों ने भारतीय धार्मिक परिदृश्य को आत्मसात किया, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। भारत में जितने भी लोग आए आक्रमण करें, ये भारत की संस्कृति में घुल मिल गए। इसी तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंडो यूनानी शासक जिनका नाम, ये भारत में आते हैं और भारत के बौद्ध धर्म को ही अपना लेते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मिलिंद पन्नो आप लोग पढ़ेंगे, नागसेन द्वारा लिखा गया है। तो मेनांडर जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी का पूरा उल्लेख मिलिंद पन्नों में किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दूसरा कह रहा है कि बैक्ट्रिया से प्राप्त इंडो यूनानी लेखों में यूनानी लेखों में केवल सैन्य घटनाओं का उल्लेख है, धार्मिक आदान प्रदान का उल्लेख नहीं है, ये गलत है। बैक्ट्रिया से जो इंडो यूनानी लेख प्राप्त हुआ है उसमें न केवल सैन्य घटनाओं का उल्लेख है, बल्कि यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में क्या था, इनका जो धार्मिक आदान प्रदान था, एक दूसरे के जो कल्चर को अडॉप्ट किया है
वो भी उसका भी वर्णन आपको बैक्टीरिया से जो इंडो यूनानी लेख प्राप्त हुआ है उसमें मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, केवल पहला वाला कथन सही है। दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहते हो, पूरे दृष्टि आईएएस के इंस्टीट्यूट का पीडीएफ चाहते हो, जितना अब तक टेस्ट पेपर हो चुका है वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। या पहला तो आप, अगर आपके पास जहां आप रहते हो आसपास दृष्टि का ब्रांच है तो वहां पे जा करके आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप दृष्टि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ी है लगभग 5000 रुपीज़। और अगर आप ऐसे ही ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो इसकी पीडीएफ विथ एक्सप्लेनेशन और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में, तो कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज नाम से एक लिंक आपको नीचे मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके दृष्टि के सारे टेस्ट पेपर पीसेस के लिए डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप अदर इंस्टीट्यूट का भी चाहते हो, जैसे ध्येय आईएएस का भी चाहते हो तो आपको ध्येय आईएएस का भी मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृति आईएएस का चाहते हो तो संस्कृति आईएएस का भी मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बस जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको टेस्ट पेपर चाहिए, यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो, आप कमेंट कर देना। ओके, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने शक शासकों को पराजित किया और उत्तर पश्चिमी भारत में अपना शासन स्थापित किया? शक शासकों को किसने पराजित किया था, बताइए। तो दोस्तों शक शासकों को पराजित किया था कुषाणों ने। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला है, मौर्योत्तर भारत में श्रेणियों या गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको बस ये समझना कि भाई मौर्योत्तर काल की बात हो रही है, यहाँ तक आते आते क्या हुआ था, व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। ठीक है, तो श्रेणी क्या होती है, जैसे कि क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, व्यापार एक ही चीज़ का व्यापार सारे लोग नहीं करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का व्यापार करते हैं। कोई सूती कपड़े का व्यापार कर रहा है, तो कोई मान लो ज्वेलरी वगैरह बना रहा है, आभूषण से संबंधित व्यापार वाणिज्य कर रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ें अनाज का व्यापार कर रहा है ना। तो श्रेणी व्यवस्था में क्या था कि लोगों ने क्या सोचा कि भाई जैसे सूती वस्त्र बनाने वाले लोग हैं तो इन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक ही जगह पे सब लोग साथ में रहें, यानी कि जो रुई बनाने वाले लोग हैं, वो सूती काटने वाले लोग जो हैं, वो सभी एक जगह रहें। इससे क्या होगा कि सभी जो हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बनाना है, कपड़ा बनाना है, वस्त्र बनाना है, सूती वस्त्र बनाना है, तो हमें रुई वगैरह सब कुछ आसपास ही मिल जाएगा। इसी को क्या कहा गया, श्रेणी कहा गया। मतलब एक ही तरह का व्यापार करने वाले लोग जब एक साथ एक ही जगह पर रहने लगे तो उसे श्रेणी कहा गया। और यही श्रेणी के लोग, यानी कि अलग अलग जो ये एक ही व्यापार करने वाले लोग जो थे, यानी एक ही व्यापार से जुड़े हुए जो लोग थे, ये जो है आपस में ही किसी एक को मुखिया चुन लेते थे। ठीक है, जिसे श्रेणी प्रमुख कहा जाता था। यही जो श्रेणी प्रमुख होता था इन सभी के हितों की दृष्टि से कामकाज करता था। जैसे कि इनको कहीं व्यापार के लिए अपना सूती वस्त्र बेचने जाना है, व्यापार के लिए जाना है, क्योंकि उस समय तो ऐसा तो था नहीं कि सीसीटीवी कैमरा, पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा जगह जगह पे लगे हुए हैं, पुलिस स्टेशन बना हुआ है, नहीं। तो ये मुखिया क्या करता था, देख रेख करता था कि कहीं रास्ते में कोई डकैत तो नहीं है, या फिर आपस में व्यापारी आपस में लड़ भिड़ गए तो इनके मामलों को कौन सुलझाएगा, तो इनके मामलों को ये मुखिया सुलझाता था। वस्तुओं का दाम कौन निर्धारित कर गया, तो ये आपस में मिल करके मुखिया जो है हेड होता था, तो ये निर्धारित करता था। अगर कोई चोरी वोरी कर रहा है, कोई माप तोल में चोरी कर रहा है, तो इसको सजा देने का काम जो है इन्हीं लोग आपस में ही तय करते थे कि सजा किसको कितना मिलेगी। मुखिया जो है था मेन था इसमें, मतलब जो अंतिम निर्णय होता था मुखिया ही लेता था। ओके, तो इसी को श्रेणी कहा गया। इसी तरीके से सभी अलग अलग जो व्यवसाय के लोग थे, सबका अपना अपना श्रेणी व्यवस्था था। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, तो देखिए श्रेणियाँ जो है वस्तुओं की कीमतों और गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, जैसे कि मैंने बताया। दूसरा है कि ये बैंकिंग संस्थाओं के रूप में भी काम करते थे। देखो, जो क्योंकि ये व्यापारी थे तो इनके पास पैसा बहुत था उस समय। ठीक है, व्यापार करने वाले लोगों के पास पैसा बहुत होता है, तो उस समय उनके पास पैसा बहुत था। तो जो अन्य लोग थे जिनके पास पैसा नहीं होता था, वो इनसे उधार लेने के लिए आते थे, और ये उच्च ब्याज पर
जैसा भी हो अपने ब्याज पर ये इनको ऋण देते थे। तो एक तरह से ये बैंकिंग संस्थाओं के रूप में भी काम करते थे। आगे चल करके इनका ये जो व्यवस्था है, जो लेन देन वाला, जो उधार लेने देने का है, ये बहुत आगे चल के विस्तृत हुआ। आज जो हम बैंकिंग सिस्टम देखते हैं इसकी शुरुआत आप यहाँ से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि प्रत्येक शिल्पी श्रेणी का नेतृत्व जो है श्रेष्ठी नामक प्रमुख करता था। ये जो प्रमुख था, जो मैंने बोला कि ये जो मुखिया होता है, जो सब आपस में मिल करके इसको चुनते हैं, इसी को श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। और वैसे पूरी व्यवस्था को श्रेणी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, पूरी व्यवस्था को श्रेणी व्यवस्था, और इसका जो मुखिया होता था उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा। उपरोक्त तो सभी जो है यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। मौर्योत्तर काल के दौरान भारत रोमन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं रोमन साम्राज्य द्वारा मुख्यतः भारत से आयात की जाती थी? भारत से आयात की जाने वाली रोमन साम्राज्य द्वारा भारत से जो वस्तुएं आयात की जाती थी वो कौन कौन सी थी? मसाले थे, मलमल और उत्तम वस्त्र था, बहुमूल्य रत्न और हाथी दांत थे। लेकिन सोना और चांदी का ये आयात नहीं करते थे, बल्कि हम भारतीय लोग जो है इन सभी चीज़ों को बेच करके वहाँ से जो है सोना चांदी मंगाते थे। तभी तो भारत में इधर सोना चांदी था। वो अंग्रेज लूट के चले गए, वो अलग बात है। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, अगर आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप हमारा 5th फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें आपके यूपीएससी के पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, जिसकी फ़ी है 1989 यानी 1989 रुपीज़। आप इस बैच के से जुड़ते हैं तो आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में प्रीलिम्स के पर्पस से और मेंस के पर्पस से बताया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए, और आपका डाउट क्लियर भी किया जाएगा। बीच बीच में जो है जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा अगर आप दोस्तों आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आंसर राइटिंग के थ्रू ही क्लियर हो सकता है। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ पूर्वावलोकन ही रटते रह जाएंगे। तो आंसर राइटिंग करने से आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार होगा, कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा और साथ में फैक्चुअल क्वेश्चन भी तैयार होंगे। क्योंकि आंसर जब आप लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं लिखा जाता है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स भी ऐड करते हैं। तो इससे आपका बहुत तैयारी का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपका मेंस भी क्वालिफाई होने की चांसेस 99.9% बढ़ जाती हैं। अगर आप नहीं करते हो मेंस की तैयारी, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बस रट्टा मारते रहते हो, तो इससे फिर आपका प्री का भी निकलने का चांस बहुत कम होता है, और फिर मेंस तो उसकी तो दूर की बात होती है। तो आपको क्या करना है भाई कि उत्तर लेखन अभ्यास में आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। यहाँ पे क्या होता है कि आपको डेली क्वेश्चन दिया जाएगा और आप आंसर लिख करके भेजोगे। जब आप आंसर लिख के भेजोगे तो हमारे थ्रू हमारी पूरी टीम जो है आपका आंसर चेक करेगी, जो भी कमी होगी उसको बताया जाएगा, फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, किस तरह के पॉइंट्स आप और ऐड करें, ये सब कुछ बताया जाता है। इसकी फ़ी कितनी है? तो टोटल फ़ी 1499 रुपये है, और आप 199 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आपको आंसर लिख के कैसे भेजना है ये वीडियो में बताया जा रहा है, आप यहाँ से देख करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप सीसेट के लिए भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स जीएस में तो मान लो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन सीसेट में आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर सीसेट तो बहुत मुश्किल होता है। सीसेट नहीं क्वालिफाई हुआ तो फिर आपका जीएस में किया गया मेहनत बेकार बर्बाद हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो सीसेट के लिए भी हमारा ये क्रैश कोर्स है। ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा, पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए, क्योंकि सीसेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, यूपीएससी का थोड़ा हार्ड लेवल होता है, पीसीएस का थोड़ा इजी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप यहाँ से भी अपना क्लियर कर सकते हो। अभी जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, प्राचीन बंदरगाह और आधुनिक स्थान। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, मुजरिस आपको केरला में, अरिकामेडु आपको तमिलनाडु में, और सोपारा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी मैप के थ्रू आंसर यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाता है कि पूर्वी तट पे कौन सा है, पश्चिमी तट पे कौन सा है। जब व्यापार से रिलेटेड, प्राचीन काल में व्यापार से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पे आप लिखते हो, मैप के थ्रू बनाते हो, तो आपका
आंसर काफ़ी लोगों से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मिलान करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने ये अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है, मैराथन क्लास, इसको मैप के थ्रू बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास की जो लिंक है ना, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आप लोग को देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक आर्य संपर्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन देखो, आर्य संपर्कों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। स्टार्टिंग में जब आर्य भारत में आते हैं तो पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख देखने को मिला है। दूसरा है कि आर्य लोग जो है दासों द्वारा दस्युओं के प्रति समान रूप से शत्रुतापूर्ण थे। दोनों को स्वदेशी गैर आर्य जनजातियां माना जाता है। तो देखो, आर्य लोग जो है, देखो एक तो भारत, आर्य जो थे ये बाहरी लोग थे। ये दास और दस्यु भारत में पहले से ही रह रहे थे। कौन कौन? दास और दस्यु, ये भारत में पहले से ही रह रहे थे। ये भारत के ही मूल निवासी थे। ठीक है, जब आर्य लोग आते हैं ना तो इनका आपस में भिड़न होता है। भाई बाहरी लोग, अगर कोई भी बाहरी लोग आएगा तो ऑब्वियसली लड़ाई तो होगी, आपस में लड़प झड़प होगी। तो ये जो आर्य लोग थे ना, दास के साथ तो अच्छा व्यवहार करते थे, थोड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन दस्युओं से ये इनकी बहुत ज़्यादा चिड़न थी। दस्युओं को देखते ही इनके एकदम उग्र मिजाज के हो जाते थे। दस्यु लोगों से बहुत चिढ़ते थे आर्य लोग। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, आर्य लोग दासों और दस्युओं के प्रति समान रूप से शत्रुतापूर्ण थे। समान रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं थे, दासों से थोड़ा उदार थे ये, दस्युओं से ज्यादा चिढ़ते थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दोनों को स्वदेशी गैर आर्य जनजातियां माना जाता है। तो ये तो यहाँ तक सही है कि ये गैर आर्य जनजातियां थी। तो ओवरऑल दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। मैंने ये तक पॉइंट भी जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैंने ये तक पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास जो मैंने बताया है उसमें, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, ऋग्वैदिक काल के दौरान आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, भाई इस बार यूपीएससी का आप लोग पेपर देखे होंगे तो ऋग्वैदिक नदियों के नाम दिए हुए थे, बताना थे कि कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है। तो आप लोग भाई ऋग्वैदिक नदियों का नाम रट लीजिएगा, जिन्होंने नहीं याद कर रखा है जरूर याद कर लीजिएगा। स्टेट पीसीएस हमेशा यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है और उसके क्वेश्चन को भी डायरेक्ट कॉपी कर लेता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 राजाओं का युद्ध जो है परुष्णी मतलब होता है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका उल्लेख आपको ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में देखने को मिलेगा। दूसरा है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द अयस लोहे को दर्शाता है। ये भी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा देता है। आर्य अगर ऋग्वैदिक काल के बारे में क्वेश्चन पूछा तो ये अयस शब्द जरूर देगा, जो दर्शाता है कि आर्यों को लौह धातु विज्ञान का ज्ञान था। तो देखो भाई, ऋग्वैदिक काल और हम लोग वैदिक काल को 2 भागों में बांट के देखते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऋग्वैदिक काल, जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो ऋग्वैदिक काल दिया है या उत्तर वैदिक काल दिया है, इसको ध्यान में रखकर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ऋग्वैदिक काल में जब अयस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में तो हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये गैर लौह धातु के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। गैर लौह धातु के संदर्भ में प्रयोग हुआ है, लौह धातु के संदर्भ में प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, लौह धातु के संदर्भ में प्रयोग हुआ है, आपको देखेंगे अथर्ववेद में और यजुर्वेद में। ठीक है, लेकिन ये अयस्क शब्द के लिए नहीं किया गया है। ऋग्वेद में लोहे को, अयस्क शब्द जो है लोहे को नहीं दर्शाता है, बल्कि गैर लोहे धातुओं को दर्शाता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि ऋग्वेद में गविष्टि शब्द भूमि की खोज को दर्शाता है। गविष्टि मतलब होता है गायों की खोज। ठीक है, किसकी? गायों की खोज। देखेंगे आप लोग कि ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वैदिक काल में, कि वहां का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। लोग पशु बहुत पालते थे, उनका मुख्य व्यवसाय ही पशुपालन था। द्वितीय व्यवसाय कृषि था। सबसे ज्यादा पशु पालते थे, उसमें से भी सबसे ज्यादा पालन गाय की करते थे। गाय इनके लिए बहुत धन के रूप में था। आज जैसे हम लोग धन दौलत, अपना बंगला, सोना चांदी धन मानते हैं, उस समय के लोग गाय को धन मानते थे। गायों की सुरक्षा के लिए प्रॉपर किसी को जिम्मेदारी दे देते थे कि हमारे भाई गाय की चोरी नहीं होनी चाहिए। गाय महत्वपूर्ण थी उस समय, धन था गाय। तो भाई गाय के नाम पे ही लोग अलग अलग अपनी बेटियों का नाम दुहंती, इस तरह के नाम रख देते थे। गोधली बेला, ये गाय से ही निकला हुआ शब्द है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो गविष्टि शब्द प्रयोग किया गया है, ये भूमि की खोज नहीं
बल्कि गायों की खोज के संदर्भ में किया गया है। मैंने ये भी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में लिखवाया है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने इतने सालों से मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करा रही हूँ, 5-6 साल हो गए, तो मुझे बहुत कुछ पता है कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दूसरा और तीसरा गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यज्ञ दिया है और उद्देश्य दिया है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है दोस्तों कि अश्व को जो है छोड़ दिया जाता है, वो जिन जिन क्षेत्रों तक जाता है वो पूरा क्षेत्र जो है राजा के अधीन आ जाता है। तो अश्व बलि के माध्यम से क्षेत्रीय नियंत्रण का प्रतीकात्मक दावा किया जाता है। राजस्व यज्ञ में क्या होता है, इसको स्पेशली क्षत्रिय द्वारा ही इस राजस्व यज्ञ को किया जाता है। राजा का सर्वोच्च शासक के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है राजस्व यज्ञ में। तो पहला और दूसरा सही सुमेलित नहीं है। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ, इसमें सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु अनुष्ठान के रूप में इसमें रथों की दौड़ की जाती है। वाजपेयी में क्या होता है, रथों की दौड़ की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसका चारागाह भूमि पर प्राधिकार था। चारागाह भूमि पर प्राधिकार जो है वाज्रपति का था। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति महत्वपूर्ण राजनीतिक सभाओं के रूप में कार्य करती थी और महिलाओं को इसमें भाग लेने की अनुमति थी। देखो, दृष्टि ने इसका आंसर पहला स्टेटमेंट सही माना है, तो मैं भी आप लोग को बोलूंगी कि हाँ पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समिति और विदत, देखो ऋग्वैदिक काल में संस्थाएं थी, 4 संस्थाएं थी, सभा थी, समिति था, विदत था और गढ़ था। गढ़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। सभा, समिति और विदत के बारे में होती है। समिति और विदत में ही महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। और ये जो सभा था, ये कुलीनों की संस्था थी, कुलीनों की संस्था थी, इसमें बड़े लोग आकर के शामिल होते थे। तो मुझे नहीं लगता, कॉन्सेप्चुअली मुझे नहीं लगता कि सभा में महिलाएं शामिल होती हैं। और मैंने जो बुक पढ़ी है उसमें भी इसमें बताया गया है कि समिति और विदत में महिलाएं शामिल होती थी, सभा में नहीं। तो दृष्टि ने सही माना है, तो मे बी क्या पता मैंने गलत पढ़ा हो। तो पहला स्टेटमेंट इसमें मैं सही मान लूंगी। दूसरा है कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति दोनों पर राजकुमारों और कुलीन वर्गों का प्रभुत्व हो गया, जबकि विदत जो है पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो गया। तो बताइए कि क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। ओके, कि देखो ऋग्वैदिक काल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा राजा अपने आप को स्ट्रांग बनाने लगा, खुद को शक्तिशाली बनाने लगा। तो ये जो सभा समिति थी जिसमें राजा के कामों के बारे में चर्चा की जाती थी, आलोचना की जाती थी ऋग्वैदिक काल में, वहीं उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ कि सभा समिति जो है राजा ने अपने अनुरूप कर लिया। सभा समिति को राजा कंट्रोल करने लगा। पहले क्या था, सभा समितियां राजा को कंट्रोल करती थी, अब क्या हुआ कि राजा जो है सभा समिति को कंट्रोल करने लगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति दोनों पर राजकुमार और कुलीन वर्गों का प्रभुत्व हो गया था, जबकि विदत जो है पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन हो गया था। ये जो विदत जो तीसरी संस्था थी, जहाँ पे क्या होता था कि धर्म से रिलेटेड बातचीत की, वहाँ पे जो भी मुद्दा होता था उसकी चर्चा परिचर्चा की जाती थी, या जो लूटा गया धन होता था उसका आपस में बंटवारा संबंधी यहाँ पे चर्चा होती थी। तो विदत तो पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो गया था। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब कुछ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में बताया, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वाली क्लास जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एनआरडी शब्द जो है सेनाध्यक्षों के संदर्भ में किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। समृद्ध कृषक के लिए वल्लाल शब्द का प्रयोग किया गया है। कृषि श्रमिक महिलाओं के लिए, जो श्रमिक महिलाएं होती थी खास करके जो कृषि से रिलेटेड होती थी, उनको कैडे सीआर कहा जाता था। सीआर याद रखिएगा, महिलाओं को सीआर मान लीजिए, सीआर कहा जाता था। पशु चर्म से कार्य करने वाले कारीगर को पुलायन कहा जाता था। पशु से पुलायन कर लीजिए, याद हो जाएगा। ओके, तो चारों ही सही सुमेलित हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कृति दी है, लेखक दिया है, यानी किसकी रचना किसने की है ये दिया है। देखो तिरुक्कुरल की रचना जो है तिरुवल्लुवर ने की है। किसने की है? तिरुवल्लुवर ने। दूसरा है शिल्पाधिकारम की रचना, तो इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की है। मणि मैथिली की रचना जो है सित्तलाई सत्तनार ने की है। शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो आदिगल ने और मणि मैथिलाई की रचना सित्तलाई सत्तनार ने। तो दूसरा तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है, पहला सही सुमेलित है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वनीगर। ठीक है, वनीगर जो है ये व्यापारी और सौदागर को वनीगर कहा जाता था। एक तुलक्का पीएम नाम का एक ग्रंथ है दक्षिण भारत का, उसमें कुछ व्यापारियों का नाम दिया गया है, कुछ वर्गों के नाम दिए गए हैं, 4 वर्गों के। यही आपका यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, तो वनीगर जो है व्यापारी और सौदागर को कहा जाता था, कृषक को विल्लालर कहा जाता था, शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। ये रटना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है, यहाँ पे कुछ समझने वाली नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां कालिदास द्वारा लिखी गई हैं? कालिदास द्वारा मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश। मृच्छकटिकम मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, मिट्टी की गाड़ी, इसकी रचना जो है शूद्रक द्वारा की गई है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने की है, शूद्रक। ओके, तो तीसरा नहीं है, चौथा है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, उत्तर वैदिक समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। उत्तर वैदिक समाज की बात हो रही है, अगर ऋग वैदिक समाज की बात होती तब हम यहाँ पे स्टेटमेंट ये सही नहीं होता। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज में आते आते क्या था कि समाज 4 वर्णों में विभक्त हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की लोक सभाओं में भागीदारी बढ़ी और उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त हुआ। देखो, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है वैसे वैसे महिलाओं को दबाए जाने लगा, महिलाओं के अधिकार को कम किया जाने लगा। ठीक है, तो हम जब ऋग्वैदिक काल में बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अधिकार था कि वो अध्ययन कर सकती थी, वो समिति विदत में भाग ले सकती थी, निर्णय लेने में उनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है वैसे वैसे क्या हुआ कि महिलाओं के अधिकारों में कमी की जाने लगी, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाने लगा, महिलाओं को बाहर निकलने कम दिया जाने लगा, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार जो है उसको सीमित कर दिया गया। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है महाजनपद और राजधानी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। अवंती महाजनपद की राजधानी है उज्जैन। गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला और मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनगर। जब इसका क्रम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो महाजनपद और उसकी राजधानी याद कर लीजिएगा, मैप में देख लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा महाजनपद है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है। अभी मैंने पार्ट 1 में इसका जो पहला वाला वीडियो था टेस्ट नंबर 3 का पार्ट ए, उसमें एक क्वेश्चन था, तो आपको मैंने मैप के थ्रू बताया था, पूर्व से पश्चिम में उसका क्रम लगाने के लिए दिया था, अंग दिया था, मगध था, काशी था और वत्सा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद कर लेना। और वर्तमान में कौशल कहाँ है, वर्तमान में गांधार कहाँ है, किस जिले में है, किस राज्य में है, ये भी आपको पढ़ लेना है। अगला है मगध के शासकों और उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि बिंबिसार ने अंग को विजित किया और चंपा को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, बिंबिसार ने अंग को विजित किया और चंपा को अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है और यह विवाह के माध्यम से भी अपना क्षेत्र विस्तारित किया था। दूसरा है महापद्म नंद ने कलिंग का विलय किया और एक विशाल स्थायी सेना रखी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बहुत बेसिक सा है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है मौर्य साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में धर्मस्थ न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। मौर्य साम्राज्य की अगर न्यायिक व्यवस्था के बारे में आप लोग देखेंगे तो धर्मस्थ का काम होता था न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाना। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वही एंशिएंट हिस्ट्री की 7 घंटे की मैराथन क्लास में, तो आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पढ़ा है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि आप लोग जो यहाँ थोड़ी सी समझेंगे वहाँ पे आपको पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ने को, एक क्रम में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ओके, दूसरा है प्रदेशत्री अपराधियों के दमन हेतु उत्तरदायी था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के एक अभिलेख को पढ़ा जिसमें देव नाम प्रियदर्शी नामक राजा का उल्लेख था, जिसे बाद में अशोक के रूप में पहचाना गया।
यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि लघु शिलालेख 1 में उल्लेख है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो ये गलत है। कलिंग युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म को नहीं, कि अचानक से युद्ध हुआ और अचानक से जो है अचानक से अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया, तो नहीं। 2-3 साल ये जो है उपासक के रूप में जीवन जिए, यानी कि श्रावक के रूप में, ओके, श्रावक के रूप में इन्होंने जीवन जिया। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो यहाँ दूसरा गलत है, पहला सही है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए दृष्टि आईएएस की या किसी भी इंस्टीट्यूट की, पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए, तो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना कि मुझे पीडीएफ डाउनलोड करना है, जिस इंस्टीट्यूट का करना है वो आप मैसेज कर देना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, दृष्टि का एप्लीकेशन डाउनलोड करके 5000 में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की मेगालिथिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं आपको एक्सप्लेन करने की। इसका एक्सप्लेनेशन जो कॉपी है मिलता है ना, वो 40-50 पेज का मिलता है। जब आप लोग खुद से अगर सॉल्व करेंगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा। मैं यहाँ पे आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में 75-80 क्वेश्चन आसानी से समझा देती हूँ और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देती हूँ। तो अपना मैं इतना एफर्ट्स लगाती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग लाइक कर दें, अपना प्यारा सा कमेंट, जो भी फीडबैक है, आपको अगर कहीं पे कमी लग रही है तो अपनी कमी भी बताएं। आपके हर फीडबैक का मुझे स्वागत रहेगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोग का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। ऐसा होता है कि हर इंसान सोचता है कि ना, कि जब हम दूसरों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और दूसरा हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, हमारी तारीफ़ नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा मन नहीं होता है कि हम वीडियो बनाएं, इतना अपना एफर्ट्स लगाएं। जैसे कि अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो मेरी इच्छा नहीं करती कि मैं अब क्लास लूँ। सच में ऐसा ही होता है कि मेरा मन नहीं करता है, लेकिन आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो तो मेरी बहुत इच्छा कर रही है कि मैं डेली हर दिन क्लास लूँ और अपना 100% दूँ, ओके। तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की मेगालिथिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि सभी मेगालिथिक शवाधानों से समान लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि मेगालिथिक शवाधानों से दक्षिण भारत में पहली बार लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि कुषाणों के प्रथम प्रमुख शासक कुजुल कटफिसेस ने शक काल की शुरुआत की। देखो भाई, शक काल की शुरुआत किसने की, तो कुजुल कटफिसेस ने नहीं की थी। जब भी क्वेश्चन पढ़े बहुत बारीकी से क्वेश्चन पढ़े, किस थी, कनिष्क ने की थी, ठीक है। कुषाणों मतलब कुषाणों के प्रथम जो प्रमुख शासक इसमें दिया है कि कुजुल ने शक काल की शुरुआत की, तो ये गलत है। कनिष्क ने शुरुआत की थी, कुजुल कटफिसेस ने तो नींव रखा था, शुरुआत जो है कनिष्क ने की थी, ओके। यहाँ पे पहला गलत है। दूसरा है कि कनिष्क के शासन काल में कुषाण साम्राज्य अपने अधिकतम क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है शकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि शकों ने युची को पराजित किया और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में क्रमिक रूप से बस गए। देखो, शकों ने युची को नहीं पराजित किया था, बल्कि युची ने शकों को पराजित किया था, ठीक है, ये खुद ही हार गए थे शक, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख प्रारंभिक भारत का पहला शाही अभिलेख माना जाता है जो संस्कृत में लिखा गया था, तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगर आपको रुद्र दामन के विजयों के बारे में पढ़ना है, उनके अभियान के बारे में पढ़ना है या उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप जूनागढ़ अभिलेख पढ़ सकते हैं, ये संस्कृत में लिखा गया है, ओके। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पार्थियनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पार्थियन ईरानी मूल के थे और शकों के साथ उनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे,
तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई। जो पार्थियन लोग थे, जो पहलव लोग थे, ये मध्य एशिया के थे, यानी ईरान के थे मूल रूप से, और ये इनका शकों के साथ बहुत अच्छा खासा सांस्कृतिक संबंध था। दूसरा है कि साहित्यिक स्रोतों के अनुसार पार्थियन शासक गोंडोफर्निस का संबंध सेंट थॉमस से था, जिसने कथित रूप से शासक और उसके भाई को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया था। ये जो अंग्रेज लोग थे ना, वो कुछ अपना इसी इंटेंशन से काम ही करते थे, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का। दूसरा स्टेटमेंट भी सही था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो सारे सब्जेक्ट को, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस समय हमारा 5th फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, डिटेल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। जिसकी टोटल फ़ी कितनी है? तो 1989 रुपये। सोचिए, इतने कम फ़ी में आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपीएससी का पूरा बैच आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। लाख रुपए से कम फीस नहीं होती है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो, तो ऑनलाइन भी करते हो तो इतनी कम फ़ी में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि पूरा सिलेबस आपको लगभग 2000 रुपये में कवर कराया जाए। और अगर आप लोग को लगता है कि शायद इसकी कंटेंट अच्छा नहीं होता होगा, बहुत ऐसे ही पढ़ा देते होंगे, तो आप लोग डेमो क्लास देख लीजिए। हमारी कोई भी डेमो क्लास देख लीजिए। आरजी सर की भी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है, हमारी भी पढ़ी है, और शिवम सर की भी पढ़ी है। आप जिसकी भी क्लास देखना चाहते हो, देख करके संतुष्टि मिल जाए तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि भाई अभी आपको इतने कम फ़ी में नहीं मिलने वाला है क्लास, ठीक है। इस पूरी बैच आपको 5th फाउंडेशन बैच नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मेरे बच्चों, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो, कि आपकी पूरे तैयारी में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, न केवल मेंस में ही, प्रीलिम्स में भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, क्वेश्चन अब वो रटी रटाई हुई क्वेश्चन की उम्मीद आप कम करिएगा। अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा। पिछली 2 बार तो यूपी पीसीएस ने फैक्चुअल क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा रखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भी वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही देगा। इस बार वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा देगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो आप आंसर राइटिंग के साथ अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। आप अपना जो आंसर एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ उसमें फैक्चुअल चीज़ें डालेंगे, तो अपने आप याद होती जाएंगी। ओके। और साथ में अगर आप सी सेट पढ़ना चाहते हो, तो सी सेट का हमारा नया बैच शुरू होगा। अभी ये यूपीएससी के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया था सी सेट का, अमित सर द्वारा। अब जो है फिर से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। अच्छा, ये जो आंसर राइटिंग का मैंने बताया है यहाँ पे, इसकी फ़ी देख लीजिए। तो इसकी फ़ी है 199 रुपीज़ प्रति माह, और वैसे टोटल फ़ी जो है 1499 रुपये है। यहाँ पे डेली आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग आंसर लिख करके डेली हमें भेजा करोगे। हमारी पूरी टीम जो है आपके आंसर को चेक करेगी, उसमें पूरा प्रॉपर फीडबैक देगी। कैसे आपको आंसर भेजना है, क्या पूरा प्रोसेस है, ये वीडियो के थ्रू आपको बताया गया है। आप लोग वीडियो के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया है। अभिकथन ए कह रहा है कि सातवाहनों को पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान ही माना जाता है। तो पुराणों में सातवाहनों को पुराणों में वर्णित, देखो पुराण में जो है आंध्र शब्द वर्णित है, ठीक है, आंध्र शब्द वर्णित है। तो सातवाहनों को पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान ही माना जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम बार बार आता है, जो सातवाहनों और आंध्रों की समानता को प्रमाणित करता है। तो देखो, सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम बार बार नहीं आता है, केवल और केवल पुराणों में ही आंध्र शब्द का प्रयोग किया गया है। सातवाहन अभिलेखों में आंध्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, ये यहाँ से ना आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर, जो भी चित्रकला से रिलेटेड विकास हुए हैं या मूर्ति जो भी बनाई गई प्राचीन इतिहास में, वो सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग देखो इतिहास को, जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में उनकी राजनीतिक जीवन, प्राचीन काल की राजनीतिक जीवन हो गया या प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते। केवल हम लोग वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, वहाँ का जो उनका जो कल्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम लोग खास करके नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ते हैं सभी लोग, तो नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसमें सारे कंटेंट बहुत बेहतर है। तो मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल की जो गुफा है, मध्य पाषाणकालीन गुफा, खास करके भीमबेटका की गुफा,
लीजिए। और भी विंध्य पर्वतमाला में बहुत सारी गुफाएं हैं, वहाँ पे मध्य पाषाण काल की चित्रकला मिली है। तो वहाँ पे देखा गया है कि लाल रंग का प्रयोग ये ज़्यादा किए हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर पूर्व पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में चित्रकला का आकार बड़ा हो गया। नहीं, देखो उत्तर पूर्व पाषाण में काल में क्या था कि वहाँ के लोग जो चित्र बनाते थे ये थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े बनाते थे, कुछ इस तरह से ये चित्र बनाते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये बड़ा बनाते थे उत्तर पूर्व पाषाण काल के लोग। जब हम समय आगे बढ़ा धीरे धीरे उत्तर पूर्व पाषाण काल से जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो देखते हैं कि चित्रों का जो आकार था वो छोटा हो गया। अब ये चित्र कुछ इस तरह से थोड़ा छोटा बनाने लगे, कुछ समथिंग ऐसे। ओके, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है बच्चों, ये पहला तो सही है, दूसरा गलत है। नितिन सिंघानिया की जब बुक पढ़ेंगे ना चित्रकला वाला टॉपिक, तो ये क्लियरली आपको ये लाइन मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सारा कंटेंट आपके सामने ही होता है, बस ये है कि आपको बार बार उसे पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जो टॉपिक है ना वो क्लियर नहीं होगा। सिर्फ आप एक ही बुक को बार बार रीड कर रहे हैं तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें आपको किस किस टॉपिक पे किस किस पॉइंट पे फोकस करना है वो तब पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, PYQ लगाएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगता है कि यार मैंने ये कहाँ पढ़ा था, इसका क्या आंसर था, याद नहीं आएगा आंसर। जब आप बुक पढ़ते हैं फिर उसे देखेंगे, करे ये कंटेंट तो मेरे नज़रों के सामने ही था, मैंने देखा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं आया। क्यों नहीं याद आया? इसलिए नहीं याद आया क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके आप PDF लीजिए या अपने आसपास टेस्ट पेपर मिल रहा है तो उसको ले आइए और मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हम लोग हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि हमें इस इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर चाहिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भीमबेटका की अधिकांश चित्रकलाएं मध्य पाषाण युग ही हैं, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भीमबेटका विंध्याचल पर्वतमाला भोपाल के दक्षिण में स्थित है। हाँ, मैं थक गई बोलते बोलते। तो हाँ, तो भीमबेटका विंध्याचल पर्वतमाला भोपाल के दक्षिण में स्थित है और इसको 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को से रिलेटेड अगर टॉपिक अगर मेंशन हो जाता है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में भित्ति चित्र किस युग से संबंधित है? देखो, एक अजंता गुफा है, एक एलोरा है। एलोरा में देखो तीनों धर्म से संबंधित है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एलोरा गुफा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है स्टेट पीसेस में कि एलोरा बताइए कि कौन सा गुफा है जो तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा, अजंता, बाघ गुफाएं और भी कई गुफाओं का नाम दे देगा तो कंफ्यूज आएंगे। तो एलोरा से याद रखिएगा ऑल, जिसमें बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों से रिलेटेड चित्रकलाएं, मूर्ति सब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अजंता की बात होती तो अजंता में केवल एक ही धर्म यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही चित्रकारियाँ, कलाकारियाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में जो भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र मतलब होता है कि गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनी हुई है ये किस युग से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपके शुंग युग से, शायद शुंग युग से, हाँ शुंग युग से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। थोड़ा सा यहाँ मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, लेकिन आंसर आपका शुंग युग ही होगा। बाकी गुफा संख्या 9 और 10 जो है शुंग युग से संबंधित है। उसके बाद की जो इसके अलावा जो सारी गुफाएं हैं ये पूरी की पूरी गुफाएं गुप्त युग से संबंधित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये आप नितिन सिंघानिया की बुक रिवाइज करेंगे ना तो इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, क्लियरली मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चाहते हो, अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मेरी मैराथन क्लास यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आर्ट एंड कल्चर नाम से मैराथन क्लास, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ बताया हुआ है। हालाँकि मैं अभी कुछ टाइम बाद फिर से मैराथन क्लास लूँगी आर्ट एंड कल्चर का। अगला है, जहांगीर के संरक्षण में मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखो भाई, मुगल काल की अगर बात करें तो यहाँ पे जहांगीर जो है चित्रकला के बड़े प्रेमी थे। ये बहुत चित्र बनाते थे। इनके समय में चित्रकला चरम पर पहुंच गई थी। ओके, और ये जो चित्र बनाते थे ना, तो ऐसा नहीं था कि अपने दरबार का चित्र बना रहे हैं, अपना चित्र बना रहे हैं। ये प्रकृति प्रेमी थे, यानी कि ये ज़्यादातर चित्र जो है नेचर का बनाते थे। जैसे कि इनका जिराफ का जो चित्र है बहुत फेमस है। आर्ट एंड कल्चर की जब बुक पढ़ेंगे, नितिन सिंघानिया की जो बुक पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर की, तो जहांगीर वाला जो चित्रकला टॉपिक है तो उसमें इनका जो जिराफ का चित्र बनाया है वो
उसमें मेंशन किया गया है साइड में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने जिराफ का, शुतुरमुर्ग का, बहुत सारे जो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें थी उन्होंने बनाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति और जीव जंतुओं का प्राकृतिक चित्रण इन्होंने विशेष रूप से किया है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनके शासनकाल में जो इनके दरबार में भी जो चित्रकार थे, उन चित्रकारों से भी इन्होंने इससे रिलेटेड बहुत सारे चित्र बनवाए थे। अगला है वास्तुकला संबंधी शब्द और विवरण दिया हुआ है। कलश, कलश जो है आप देखेंगे कि नागर शैली की जो मंदिर बनती है उसके सबसे ऊपर वाले शिखर पर, शिखर के ऊपर चौड़े मुंह वाला सजावटी घड़ा होता है, एक घड़ा रखा होता है जिसे कलश कहा जाता है। ओके, छात्र नहीं, यहाँ पे छात्रा होगा यार। ठीक है, छत्र यहाँ पे गलत दिया हुआ है, छत्रावलिया होना चाहिए था या छत्रा होना चाहिए था, छत्र नहीं। तो छत्र जो है आप देखेंगे स्तूप के सबसे शीर्ष पर छत्रकार संरचना बना होता है। देखो ये स्तूप है। ओके, तो इसके ऊपर कुछ समथिंग, हाँ समथिंग इस तरह का, ये जो छत्रावलियाँ होती है चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं या चारों दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये अंड हो गया, इसको अंड कहते हैं। ये जो है इस पोर्शन को छत्रावलियाँ कहा जाता है, स्तूप के सबसे ऊपर वाले भाग पे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चैत्य, चैत्य क्या है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु सभी एक जगह इकट्ठित होकर के पूजा करते हैं, उसी को चैत्य कहा जाता है। क्वेश्चन में चैत्य और विहार बहुत पूछा जाता है। तो चैत्र जहाँ पे सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ पूजा करते हैं, और विहार जहाँ पे सभी बौद्ध भिक्षु आकर के रहते हैं, यानी कि विहार जो है एक आवास की तरह यूज होता था जहाँ पे सभी रहते थे। ओके, अंड, अर्धवृत्ताकार गुंबद, ये जो स्तूप बनता है, ये जो अंड है अर्धवृत्ताकार, इसी को अंड कहा जाता है। ओके, तो इसका क्रम क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है राजा भीमदेव प्रथम द्वारा, ये सोलंकी वंश के शासक थे, इन्होंने बनवाया था। अगला है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है, इसमें दिया है नरसिंह वर्मन ने बनवाया है, इसमें दिया है राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित किया गया है, सी में कह रहा है, डी में कह रहा है कुलोत्तुंग चोल द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। देखो बृहदेश्वर मंदिर जो है, तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत अच्छा भव्य मंदिर है। ये राज चोल द्वारा बनवाया गया था। यह अपने ऊंचे विमान और एकाश्म शिखर के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि अशोक स्तंभ और अकेमेनियन स्तंभ दोनों एकाश्म एक पत्थर से बने हैं और विभिन्न अलंकरणों से सुसज्जित हैं। अक्सर जब भी अशोक स्तंभ से क्वेश्चन देता है तो ये अकेमेनियन स्तंभ भी साथ में आ जाता है। दोनों की तुलनात्मक स्टेटमेंट दी हुई होती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो अशोक स्तंभ क्या है, जो हमारे यहाँ जो भारत में जो अशोक के शासनकाल में जो अशोक स्तंभ बनवाई जाती थी तो वो खुले मैदान में एकाश्म पत्थर से बनवाई जाती थी। आप देखेंगे इस तरह से खुले मैदानों में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। देखो मेरे को ना बनाने नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर सकती हूँ ऐसा। और इसके ऊपर ये जानवरों के चेहरे लगे होते, मतलब शेर, बाघ, ऐसा घोड़ा वगैरह स्थापित होता था। ओके, तो ये जो है हमारे जो भारत में अशोक स्तंभ बनवाए जाते थे, अशोक के शासनकाल में जो बनवाया गया था वो खुले मैदानों में बनाए जाते थे, वो भी एकाश्म पत्थर। ये जो स्तंभ है ना, इसी को स्तंभ कहा जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये, इसी को स्तंभ कहा जाता है। ये एक पत्थर को काट करके बनाया गया, इसमें कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं है, कहीं पे भी जुड़ाव नहीं है, एकाश्म पत्थर से बना हुआ है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है। और दूसरा ये है कि ये बहुत चमकता हुआ है, ठीक है, खुरदुरा नहीं है, एकाश्म पत्थर से बना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अकेमेनियन स्तंभ है जो यूनानियों द्वारा बनाया जाता था, उसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो ये स्थापित कहाँ करते थे, इसको बनाते कहाँ थे। जैसे मान लो ये कोई इमारत है, कोई घर है इस तरह से, तो इसी से जस्ट सटा हुआ ये स्तंभ बनाते थे। इसके ऊपर कमल की आकृति, उल्टा घंटा, इस तरह का कुछ बनाते थे इन लोग। तो इनका जो अकेमेनियन स्तंभ होता था, एक तो ये मकानों से सटा हुआ होता था, इमारतों से सटा हुआ होता था। दूसरा कि ये जो स्तंभ है ना, इनका जो ये स्तंभ होता था, ये वाला जो स्तंभ तो आप लोग जानते होंगे, पिलर, ये कई सारे पत्थरों को काट करके बनाया जाता था, ठीक है। जैसे इस तरह से समथिंग ये होता था, अलग अलग पत्थरों को ये
काट करके आपस में ये जोड़ते थे। लेकिन अपने भारत में क्या विशेषता थी कि ये एकाश्म पत्थर था, सिंगल पूरा एक ही पत्थर होता था, बीच में जोड़ जोड़ के नहीं बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है बच्चे, 1 मिनट मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है कि मौर्यकालीन स्तंभों की सतह सामान्यतः चिकनी होती थी, जबकि फारसी स्तंभों की सतह पर धारियां या रेखाएं उकेरी जाती थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। जो अशोक ने स्तंभ बनवाया था उनकी जो स्तंभ जो होती थी वो चिकनी होती थी, चमकीली चिकनी, लेकिन इनका जो फारसी स्तंभ होता था ये इस पे धारियां उकेरी गई होती थी। ठीक है, तो ये अंतर था अशोक और अक्यूमेनियन के स्तंभ में अंतर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। मेंस में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और प्रीलिम्स में देखिए इस तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ जाते हैं। दूसरा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। ओके, सिंधु घाटी में मानव आकृतियों की टेराकोटा मृत्तिका मूर्तियां कांस और पत्थर की मूर्तियां की तुलना में अधिक यथार्थवादी तथा परिष्कृत थीं। दूसरा, यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, किंतु उससे बनी हुई मोहरों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं इमेज दिखाना चाहती हूँ। उस इमेज को देख करके फिर आप लोग आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियाँ कांस और पत्थर की मूर्तियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी और परिष्कृत थी। तो देखो ये गलत। टेराकोटा की मूर्तियां क्या मतलब मिट्टी की मूर्ति बनाया, उसको आग में पका दिया। ठीक है, ये हो गई टेराकोटा की मूर्ति। और बाकी जो कांस है पत्थर है तो आप जानते होंगे। दूसरा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, परंतु इससे बनी हुई मोहरा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो ये भाई गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि मिट्टियों से बना हुआ कोई मुहर नहीं मिला है। तो ये गलत है। स्टेटाइन बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से मुहर बनी है, साथ में मिट्टी का भी बना है। तो दूसरा गलत है। पहला वाला आप लोग देखिए इमेज के थ्रू। दोस्तों तो इस इमेज में देखिए, ये है आपकी कांसे की नर्तिका की मूर्ति और ये है आपकी देखिए मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। इन दोनों में कितना अंतर है। जो कांसे की बनी हुई मूर्ति है ये देखने में थोड़ा क्लियर और समझ में आ रहा है और थोड़ी अच्छी है इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है। ये है आपका टेराकोटा की मूर्ति और ये है कांसे की मूर्ति। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आप लोग देखिए क्वेश्चन के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सिंधु घाटी में मानव आकृतियों की टेराकोटा यानी मिट्टी की जो मूर्ति है कांस्य और पत्थर की मूर्तियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी और परिष्कृत है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि आपने देखा कि जो टेराकोटा की मूर्ति है वो उतनी अच्छी नहीं है देखने में जितने की कांसे की है। तो कांसे की मूर्तियां ज्यादा परिष्कृत हैं और पत्थर की मूर्तियां भी ज्यादा परिष्कृत है टेराकोटा की तुलना में। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा था कि यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, परंतु इससे बनी हुई मुहरों का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये गलत है भाई। टेराकोटा से भी कुछ मूर्तियां बनी मुहरें बनी है, तो दोनों गलत हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला है डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजी गई है। तो डांसिंग गर्ल ठीक है, कहाँ पे ये खोजी गई थी, तो मोहनजोदड़ो से। इसको आपको याद कैसे करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से। देखो डांसिंग गर्ल है, ये मोहन को क्या है, मोहन मेडिटेशन कर रहा है। मोहन के मेडिटेशन को भंग करने के लिए डांसिंग गर्ल आई, डांस करके नृत्य करके उसको परेशान कर रही है। तो ऐसे याद कर लेना। ओके, मोहन की डांसिंग गर्ल ऐसे याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, इसमें दिया इल्तुतमिश, तो ये रजिया के पिता थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, पहला सही है। गुलबदम बेगम ये बाबर की पुत्री थी, तो दूसरा भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। शाह तुर्कान ये इल्तुतमिश की पत्नी थी। सी जो कह रहा है कि हमीदा बानो बेगम, तो ये हमीदा
बानो बेगम जो है अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, बल्कि ये अकबर की माँ थी। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मौर्य शासकों को उनके शासन काल के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, कुछ मौर्य शासकों के नाम दिए हैं, इनके शासन काल के हिसाब से आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है शतधन्वन। शतधन्वन के अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें तो 195 ईस्वी से 187 ईस्वी। दशरथ की बात करें तो 232 से 224 ईस्वी। बृहदत्त की बात करें तो 187 से यानी 187 से 185 ईस्वी। और संप्रति की बात करें तो 224 से 215। ओके, तो यहाँ पे आप लोग बताएं कि कौन सा सही मतलब क्रम कौन सा बनेगा। तो इसका क्रम बनेगा 2 4 1 3। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि धौलावीरा के नगर नियोजन में जल संरक्षण के लिए जलाशयों की अद्वितीय प्रणाली की उपस्थिति दिखती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। धौलावीरा के संदर्भ में यह हमेशा स्टेटमेंट देता है कि यहाँ की जो नगर नियोजन था या फिर जल संरक्षण के लिए जो जलाशय वगैरह थे यहाँ पे बहुत बेहतरीन थे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कालीबंगा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में हल से जोते गए कृषि खेतों का प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अर्थशास्त्र में राजस्व संग्रह के लिए समाहर्ता का पद का उल्लेख मिलता है। तो पहला सही है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, या तो स्टेटमेंट में दे देता है या तो मिलान करने के लिए दे देता है, या पूछेगा कि कौन सा सही सुमेलित है। तो समाहर्ता का क्या काम होता था, समाहर्ता का काम होता था राजस्व संग्रहित करना। दूसरा कह रहा है कि अशोक के अभिलेख नैतिक आचरण के प्रसार हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति का संकेत मिलता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए। अगला है गुप्त काल में जारी किए गए स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में जारी किए गए स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में प्रयुक्त पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि गोधूली शब्द का प्रयोग समय के माप के रूप में किया जाता था और गव्युति शब्द दूरी दर्शाने के लिए होता था। देखो ऋग्वेद में क्या था भाई, गायों की बड़ी महत्व थी, गायों को धन के रूप में माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शब्द रखे जाते थे अक्सर गाय के आधार पर या गाय से मिलता जुलता रखा जाता था, जैसे गौ बोला जाता है ना, तो इसी तरीके से गोधली जो होता है, हम लोग आज भी गांव में गोधली शब्द यूज करते हैं। शाम का जो समय होता है जब दिन ढलता है तो उसको गोधली कहा जाता है, गोधली बेला। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गोधली बेला में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम लोग को बड़ी खुशी मिलती थी, अरे यार नहीं पढ़ो, चलो मस्त करते हैं हम लोग। और पूरे दिन ही नहीं पढ़ते थे, पूरे रात ही नहीं पढ़ते थे। मतलब ये होता है कि गोधली बेला के दौरान नहीं पढ़ना होता था, उसके बाद तो पढ़ना होता था, उसके बाद भी हम लोग नहीं पढ़ते थे। तो बचपन में ऐसे ही हम लोग करते थे। तो गोधली शब्द का मतलब क्या है, समय मापने के लिए इसका गोधली शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो पहला सही है। और गव्युति मतलब होता है दूरी दर्शाने के लिए गव्युति शब्द प्रयोग किया जाता था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। योग दर्शन जो पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ के संयोग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति पर बल देता है, का प्रवर्तक कौन था। बहुत इजी क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था। हालांकि इतना लंबा इसने ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए किया ताकि रीडिंग में थोड़ा टाइम जाए। तो योग दर्शन क्या प्रतिपादक रहे हैं पतंजलि। अगला है अजंता चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इन गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र और फ्रेस्को चित्र दोनों ही बने हैं जिनमें टेम्पेरा शैली का प्रयोग किया गया है। ओके, तो आप लोग देखेंगे भाई, अजब भित्ति चित्र मतलब होता है दीवारों पर चित्र, फ्रेस्को मतलब होता है जैसे आप लोग गांव में देखेंगे कि शादी से पहले क्या होता है कि जो कुछ कच्चे घर होते हैं उन पर गोबर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, फिर वो जब पक्का हो जाता है तब उस पे चूने का रंगा जाता है, उसके बाद उस पे पेंटिंग्स की जाती हैं। तो इसी को फ्रेस्को चित्र कहा जाता है। टेम्पेरा शैली में क्या होता है कि जो चित्र बना रहे हैं उसको
लंबे समय तक टिका रहे, टिकाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं कि अंडे की जर्दी लेते हैं, यानी कि जो वो जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखता है येलो वाले पार्ट को छोड़ के उसको लेते हैं और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। कुछ आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको मिक्स करते हैं और इसके ऊपर लेप कर देते हैं ताकि ये लंबे समय तक टिका रहे। ओके, तो इसी को टेम्परस सैली कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें भावनाओं को हस्त मुद्राओं और पशुओं के भावपूर्ण चित्रण के माध्यम से भी व्यक्त किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है लेखक और साहित्यिक कृति। विशाख दत्त के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त के लेखक है दोस्तों, देखो विशाख दत्त एक लेखक हैं। इन्होंने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम जैसी कृतियां लिखी हैं। लेकिन जो प्रियदर्शिका है इसमें दिया है कि विशाख दत्त का प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है। ओके, कौन है? हर्षवर्धन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला गलत है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम लिखा है और प्रियदर्शिका की रचना जो है हर्षवर्धन ने किया है। तो पहला गलत हो जाएगा। भास ने जो है महाकवि भास का इसमें दिया है उत्तर रामचरितम। देखो उत्तर रामचरितम जो है इसकी रचना भवभूत ने की है। किसने की है? भवभूत ने। यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये देखिए नीचे नाम लिखा हुआ है भवभूत ने। और स्वप्न वासो दत्तम किसने लिखा है? भास ने लिखा है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा गलत हो गया, यानी तीनों की तीनों गलत है। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खुले मंच की प्रारंभिक प्रस्तुति और राज्य। देखो ये स्थानीय कलाओं के कुछ नाम दिए हैं। ये किस राज्य में होता है इससे आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ओके, तो देखो थेय्यम जो है ये केरला में होता है। बुर्रा जो है, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में होता है। भूत कोला कर्नाटका में होता है। ये सब जो है आप लोग गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा कि किस तरह से नृत्य वगैरह करते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ रट सकते हैं, रट लेंगे तो भी काम चल जाएगा। कोई इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछता है फैक्चुअली। जैसे जो शास्त्रीय नृत्य है तो उसमें आभूषण वगैरह पूछ देता है, किस तरह का आभूषण पहने रहते हैं या फिर किस तरह की साड़ी पहनते हैं, तो वो सब पूछता है। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं पूछता है। आप ये नितिन सिंघानिया की बुक में पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रंगमंचीय रूप और राज्य दिया है। कुडियाट्टम जो है केरला में होता है। स्वांग जो है हरियाणा में, मार्च मध्य प्रदेश में होता है। तो दूसरा तीसरा सही सुमेलित नहीं है, पहला सही सुमेलित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुतली कला का रूप और राज्य दिया है। देखो ये पुतली आप जो है ना पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नितिन सिंघानिया की बुक में अलग से इसकी एक टॉपिक चैप्टर दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना है। अलग अलग राज्यों में किस तरह की पुतली का अलग अलग प्रकार होता है। कठपुतली कला बहुत फेमस है, कठपुतली बोला जाता है। तो लेकिन यहाँ पे पुतली कला का अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप है, तो इसको ध्यान रखना है। गोम्बे अट्टा की बात करें तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। एक मिनट, ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटका में। गोम्बे अट्टा कर्नाटका में। बोम्मलट्टम जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कुंधई उड़ीसा में और कठपुतली जो है राजस्थान में। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दस्ताना कठपुतली का एक रूप है? दस्ताना कठपुतली, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यमपुरी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। दस्ताना कठपुतली यहाँ पे बहुत फेमस है बिहार में। अगर बिहार में कि आप एस्पिरेंट हो तो जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ ऐसा होता है या आपके यहाँ कहीं देखने को मिलता है, तो कमेंट में जरूर बताना। पुतुल नाच की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। और थोलू बोम्बा लट्टा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। ये यहाँ पे जो थोलू बोम्बा लट्टा है ये छाया कठपुतली होता है। ठीक है, छाया कठपुतली क्या होता है कि पर्दे के पीछे ऐसा चमड़े का अलग अलग चित्र, जैसे हिरण का, रावण का चित्र बना देते हैं, उसके पीछे बहुत भयानक लाइट देते हैं और वो पर्दे पे ऐसा छाया उसकी दिखती है। तो एक स्टोरी के तौर पे इसको फिर दिखाया जाता है दर्शकों को। अगला क्वेश्चन है कि कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि कठपुतली का उपयोग लंगा और मांगड़ियार अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक रूप से करते रहे हैं। तो देखो कठपुतली का उपयोग जो है भाट और नर समुदाय, देखो एक भाट और नर समुदाय, ठीक है,
भाट और नर समुदाय द्वारा जो है अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक रूप से करते थे, बाद में आगे चल कर बहुत फेमस हो गया। तो पहला गलत है। दूसरा है कि कठपुतलियों की एक अनूठी विशेषता है पैरों का ना होना है। तो ये बात सही है। आप देखेंगे कठपुतली में आप पैर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो लंबे लंबे स्कर्ट पहने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि छऊ नृत्य पारंपरिक नृत्य शैली है जो स्थानीय मार्शल प्रथाओं और लोक प्रदर्शन कलाओं से विकसित हुई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि मयूरभंज शैली के छऊ नृत्य में मुखौटे का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मयूरभंज शैली के छऊ नृत्य में मुखौटे का उपयोग नहीं किया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि छऊ नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ठीक है, छऊ नृत्य के संबंध में आप लोग जो है यूट्यूब पे छऊ नृत्य का वीडियो देख लीजिएगा, वहां भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो मयूरभंज शैली का जो छऊ नृत्य होता है, जो उड़ीसा में होता है, यहाँ पे लोग मुखौटा नहीं पहनते हैं, लेकिन जो छऊ नृत्य वाकई में जो छऊ नृत्य होता है वहां पे असम असम में मुखौटा पहन करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में तमिलनाडु के मंदिरों में हुई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भाई भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। दूसरा कह रहा है कि यह नृत्य शैली त्रिभंग मुद्रा के लिए जानी जाती है, जिसमें शरीर में 3 झुकाव शामिल होते हैं। देखो त्रिभंग मुद्रा जो है ये बहुत है, यही मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। शास्त्रीय नृत्य जो है आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सी मुद्रा का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो जो त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग है ना, ये ओडिशी नृत्य में किया जाता है। ठीक है, ओडिशी नृत्य में किया जाता है, न कि भरतनाट्यम में। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यक्षगान एक लोक नाट्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखो यक्षगान क्या है भाई, एक लोक नाट्य है। ये किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटका से। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप विस्तृत चेहरे के लिए श्रृंगार, विशिष्ट सिर परिधान और केवल पुरुषों की मंडली की परंपरा के लिए जाना जाता है। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें केवल पुरुष मंडलियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि लोग जो है इसमें मेन क्या होता है कि अपने चेहरे पे जो है अलग अलग तरह का बहुत विस्तृत बहुत यूनिक मेकअप करते हैं। ओके, और अपने सिर पर जो है कुछ परिधान, कुछ अजीब सा मुकुट वगैरह पहनते हैं। तो बताइए कि किस नृत्य में ऐसा होता है, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथकली में। रुकिए मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये देखिए, ये तो छऊ नृत्य है, ये है आपका भरतनाट्यम। देखिए कुछ ऐसा ही मेकअप किया जाता है भरतनाट्यम नृत्य करने के लिए। तो ये कुछ मेकअप होता है, बहुत अलग, बहुत यूनिक मेकअप होता है। इसको केवल पुरुषों द्वारा ही आयोजित किया जाता है। और ये पूरा मेकअप, पूरा इनका गेटअप देखिए कि किस तरह का ये ड्रेस पहनते हैं। ये ऊपर देखिए, ये इसी को हेड गियर कहा जाता है, जो ये मुकुट जैसा पहने हुए हैं। और इनका जो ये मेकअप है ना, ये जो अलग अलग कलर है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, तो ये जो अलग अलग कलर है ना, ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, और ये जो मैं दिखा रही थी, ये है आपका छऊ नृत्य। ठीक है, देखिए छऊ नृत्य में कुछ इस तरह से मुखौटा पहन करके नृत्य करते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो नृत्य रूप दिया है और राज्य दिया है। तरंग मेल आपको देखने को मिलेगा गोवा में, तो पहला तो आपका सही है। ठीक है, तरंग मेल कहाँ है भाई, गोवा में, तो पहला सही है। दूसरा कालबेलिया नृत्य राजस्थान में होता है, ये बहुत फेमस नृत्य है। अलकाप नृत्य आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और जाट और जटिन जो है, ये नृत्य आपको उत्तरी बिहार में देखने को मिलेगा। उत्तरी बिहार में, कहाँ पे, उत्तरी बिहार में। तो चौथा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है अंकिया नाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसे ओपेरा की शैली में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें कृष्ण के जीवन संबंधी प्रसंगों को दर्शाया जाता है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें कलाकार
खोल और झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ अगर इमेज होगा तो। ये है, ये देखिए, ये अंकिया नाट है, ठीक है, अंकिया नाट असम वगैरह में वहाँ पे होता है अंकिया नाट। तो इस तरह से इन लोग अपना वस्त्र पहनते हैं और साथ में ये ढोल वगैरह, ढोल और झांझ, खोल और झांझ लेकर के चलते हैं। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है लोक नाट्य रूप और राज्य दिया है। भवई नृत्य जो है आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, करियाल या करियाला जो है आपको हिमाचल प्रदेश में, भांड पाथर जो है जम्मू कश्मीर में, और भावना नृत्य जो है असम में। ठीक है, इसका क्रम क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 4 2 3 1। दोस्तों अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डेली अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारा 5th फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसमें सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी आपके अप्रोच को बिल्ड किया जाता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसकी फी कितनी है, 1989 रुपये पूरी फी, कंप्लीट फी है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतनी कम फी में क्या ही पढ़ाया जाता होगा। आपको ऐसा लगता है तो आप लोग एक बार डेमो क्लास यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बहुत सारी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप देख करके जब आपको संतुष्टि मिल जाए तब आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जिसकी प्रति माह फी है 199 रुपये और टोटल फी है 1499 रुपये। इसमें आपको किस तरह की सुविधा दी जाएगी, तो इसमें आपको हर दिन क्वेश्चन दिया जाएगा मेंस का, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन का आंसर लिख करके हमें भेजोगे। कैसे भेजना है इसकी सारी वीडियो यहाँ पे बताई गई है, वीडियो के थ्रू आप इस माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको कैसे आंसर भेजना है। हमारी तरफ से जब आप आंसर भेजोगे तो फीडबैक दिया जाएगा कि कैसे आप आंसर इम्प्रूव करोगे, किस तरह से सुधार करोगे और कौन किस तरह के कितना एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड करोगे, सब कुछ बताया जाएगा, प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक मार्शल आर्ट मणिपुर में उत्पन्न हुई तथा इसमें तलवारों और भालों का शैलीगत उपयोग किया जाता है। तो थांगता बहुत प्रसिद्ध है। थांग मतलब होता है तलवार और ता मतलब होता है भाला। ठीक है, कहाँ पे आयोजित होता है तो आप देखेंगे मणिपुर में होता है। रुकिए मैं इमेज में शायद इसमें रखी हूँ, मे भी दिखे तो मैं आप लोग को करा देती हूँ। ये देखिए, इसी को थांगता नृत्य कहते हैं। मणिपुर में इसको आयोजित कराया जाता है। मणिपुर का ये लोक मतलब मार्शल आर्ट है, वहाँ का बहुत फेमस मार्शल आर्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गांधार कला शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इस काल में मृदा और प्लास्टर का प्रयोग देखा गया, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसके पहले जो है नीले धूसर पत्थर का प्रयोग करके गांधार कला शैली के अंतर्गत मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे प्लास्टर का भी प्रयोग किया जाने लगा, मिट्टी का भी प्रयोग किया जाने लगा मूर्तियां बनाने में, गांधार कला शैली के तहत मूर्तियां बनाने में। तो दूसरा कह रहा है कि मूर्तियों में स्पष्ट विशेषताओं और शारीरिक सटीकता का अभाव मिलता है, तो ये गलत है। आप देखेंगे भाई गांधार कला शैली में जो मूर्तियां बनाई गई हैं काफी बेहतरीन बनाई गई हैं। ठीक है, उनकी हर एक जो नैन नक्शे काफी स्पष्ट बनाए गए हैं। जैसे गौतम बुद्ध की आप मूर्ति देख लीजिए, गांधार कला शैली में जो बनाई गई है बहुत बेहतरीन बनाई गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला है प्राचीन भारत में कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अमरावती कला शैली का विकास सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में हुआ, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि मथुरा कला शैली का विकास कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। देखो ये अमरावती कला शैली, मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली, ये सभी जो है मूर्ति कला के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण शैलियां हैं। ठीक है, आप लोग जब भी पढ़िएगा आर्ट एंड कल्चर तो अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, मेन्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है। वह भिक्षु कौन था, वह भिक्षु था नागसेन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए।
दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं भूल जाती हूँ, जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो वाक़ई में एकदम भूल जाती हूँ कि मुझे ये भी बोलना है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो आप लोग अपने मन से कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए ताकि हमारा मेहनत सफल हो। हम लोग बहुत अपना एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करके आपको वीडियोज़ देते हैं। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट हाँ, इसका आंसर सी है, इसका आंसर बी है, नहीं। जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बच्चों को बहुत हेल्प करेगा पढ़ने में और फिर आगे चल के रिवीजन करने में, तो हम उस हिसाब से आपको सोच के पढ़ाते हैं। हमारी पूरी टीम इस पर मेहनत करती है। तो आप लोग प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे जुड़ रहे हो तो और लोगों को भी जोड़िए जो सिविल सर्विसेज की या और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन है जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इनका नाम है शांति घोष। बाकी ये सभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बरेली 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति के नेता कौन थे? तो भाई बरेली में उत्तर प्रदेश की क्रांति के नेता, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसका नेता कौन थे? तो बहादुर शाह थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग को रटा होना चाहिए। 1857 की क्रांति में किस जगह पे कौन भारतीय नेता जो है नेतृत्व प्रदान कर रहे थे और किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा विद्रोह को दमन करने का कहाँ पे काम किया जा रहा था, रट लेना है भाई, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटना में से कौन सा अंतिम था? देखो भाई, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन होता 1919 में। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था और मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था। तो यानी सबसे अंतिम में कौन सा हुआ? मोपला विद्रोह हुआ। ओके, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, बालाजी विश्वनाथ इनका कालक्रम है 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम का है 1720 से 40। नारायण राव का है 1761 से 72 ईस्वी और माधव राव का है 1772 से 73 ईस्वी। ओके, तो जब इसका क्रम इसको आप अरेंज करेंगे तो इसका आपका क्रम बन जाएगा 1 2 4 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी था? देखो भागदूत कौन था भाई? राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, ठीक है। राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। भाग भाग के ये कर इकट्ठा करता था, ऐसे याद कर लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिडेंट का नाम क्या था? महिला रेजिडेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ओके, नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शक ने, उसके बाद कुषाण ने। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पुस्तक और इस विषय कि किस पुस्तक में किस विषय संबंधी जानकारी मिलती है? तो मिरात ए सिकंदर की अगर बात करें तो ये गुजरात विजय के बारे में जानकारी मिलती है। बुरहान ए मासिर की बात करें तो बहमनी के अहमदनगर का इतिहास मिलता है। रियाज उस सलातिन की बात करें तो इसमें बंगाल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और रियाज उल इंशा की बात करें तो महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है ये, ठीक है। इसका क्रम बनेगा 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो उसका नाम था, बताइए कौन था? युगांतर, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इसे षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। कभी कभी यहाँ पे दिल्ली षड्यंत्र केस का क्या मामला था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, खरीदादार कौन था? तो दोस्तों खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी हुआ करता था। तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में जितना हो सके, जो आपकी जान पहचान के लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।